तुम यहाँ जैसे ही वो धड़ से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, खौफ के मारे उसकी चीख निकल गई। क्या करें शबनम बानो, तुम्हारे करतूत ही इतने काले हैं कि मैं आखिर और कितने दिन यहाँ से दूर रह सकता था। गंभीर सर्द पुरस्रार अंदाज शबनम बानो की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ा गया। मगर मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। तुमने कहा था जो तुम्हारे दुश्मन है तुम्हारा वास्ता उन तक है, और जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ नहीं है। एक सांस में वो जितना बोल सकती थी बोल गई, साथ ही ये भी जता दिया कि वो उसकी दुश्मन नहीं है। खौफ से फैली आंखें, सूखे लबों पर जुबान फेरते हुए वो खुद को शायद पूरा एतमाद दिखाने की कोशिश कर रही थी, मगर सामने वाले की एक मानी खेज मुस्कुराहट ने उसका थोड़ा बहुत मुश्तमा किया एतमाद भी हवा कर दिया। तो क्या हुआ शबनम बानो, जो तुम मेरी दुश्मन नहीं हो? तुम इंसानियत की तो दुश्मन हो। औरत जात होकर औरत की इज्जत करना नहीं जानती। हाथ में गन घुमाते हुए उसने अपनी नीली आंखें पूरी तरह शबनम बानो पर गाड़ दी। राणा ठाकर जो हैरत से ये सारी कार्रवाई मुलाहजा कर रहा था, इन दोनों को महवे गुफ्तगू देखकर वहां से खिसक जाने में ही आफियत समझी, मगर शायद उसने मुकाबिल को बहुत हल्के में ले लिया था, जो उसे ये गलत फहमी लाहक हो गई कि वो उसे आसानी से चकमा देकर यहाँ से भाग निकलेगा। वो मुस्तफा शाह था, दुश्मन की परछाई को भी न बख्शने वाला। फिर वो तो राणा ठाकर था, मासूम इज्जतों का कातिल। एक तिरछी नजर से उसने राणा ठाकर के पसीना पसीना होते वजूद और कपकपाते हाथों की तरफ देखा। एक तंजिया मुस्कुराहट लबों के किनारों पर बिखर गई। फिर एक नजर शबनम बानो की खराब होती हालत की तरफ देखा तो एक अफसोस भरा तासुर चेहरे के हर खदो खाल में बिखर गया। जितना खौफ आज उस औरत के चेहरे और हर अंदाज से छलक रहा था, अगर यही खौफ वो मासूम लड़कियों की इज्जतों को नीलाम करने से पहले खा लेती तो शायद आज इस हालत में ना होती। गुनाहों की हदों को अबूर करने से पहले लोग क्यों भूल जाते हैं कि एक दिन उनकी सख्त पकड़ होगी। पहले गलत काम करके इंसान दुनिया में अपनी इज्जत खराब करता है, साथ ही अपनी आखिरत भी काली कर लेता है। फिक्र नहीं करो शबनम बानो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। औरत पर हाथ उठाना मुस्तफा शाह के असूल नहीं है। अपनी गन पैंट में रखकर उसने दोनों हाथ सीने पर बांधे, साथ साथ एक नजर राणा ठाकर की हरकत और सकनात पर भी जमाई थीं। उसकी जबान से निकले लफ्जों पर शबनम बानो के मुंह से तशक्कुर का सांस खारिज हुआ। लेकिन कोई और तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, उसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता। इस बार मुस्तफा शाह का अंदाज पुरस्रार जरूर था, मगर चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट सजी थी। सख्त गुस्से के आलम में मुस्तफा शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट, ये मंजर शबनम बानो को कुछ हजम न आया। मुस्तफा शाह बिना सोचे समझे ना कुछ करता है न बोलता है, और अपने शिकार को छोड़ देना नामुमकिन। शबनम बानो ने हैरत और शौक की कैफियत में मुस्तफा शाह की तरफ देखा, जैसे उसकी दिमागी हालत पर शुबा हो। तभी राणा ठाकर दरवाजे के पास पहुंच चुका था। अब उसे यहाँ से निकल जाना आसान अमल लगने लगा, मगर दरवाजे की दहलीज अबूर करने से पहले ही मुस्तफा शाह के मजबूत हाथ ने गुद्दी के पास से कॉलर समेत उसकी गर्दन को अपनी गिरफ्त में जकड़ा। इतनी भी क्या जल्दी है, नाम नेहाद इज्जत के मालिको, थोड़ी खातरदारी का मौका हमें भी दो। बज़ाहिर मुस्तफा शाह का अंदाज नॉर्मल था, मगर उसकी गर्दन पर लम्हा बलम्हा मजबूत होती गिरफ्त इस बात का सबूत थी कि आज का दिन राणा ठाकर के लिए बहुत बुरा साबित होने वाला है। हमें छोड़ दो, तुम जो कोई भी हो, हम हमें नहीं जानते, हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है। अपनी घबराहट पर काबू पाकर उसने उल्टा मुस्तफा शाह को धमकाया। सही, तुम्हारी जब इतने बड़े बड़े लोगों तक पहुंच है तो तुम यहाँ जमीन पर क्या कर रहे हो? आ जाओ, तुम्हें और बड़े लोगों से मिलवाता हूँ। इस सारी सिचुएशन को मुस्तफा शाह बड़ी स्मूथली हैंडल कर रहा था, क्योंकि इस वक्त उसके दिल की गहराइयों तक में सुकून उतरा था, और ये सुकून क्यों था ये बस वही जानता था। मगर एक तरह से ये इसी सुकून का असर था जो मुस्तफा शाह ने राणा ठाकर की धमकी को किसी खातर में न लाया था। राणा ठाकर की गुद्दी पर गिरफ्त मजबूत करके उसने आगे की तरफ धक्का दिया। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? मुस्तफा शाह जैसे ही उसे लेकर आगे बढ़ा, राणा ठाकर की चीखों पुकार शुरू हो गई, मगर मुस्तफा शाह के पास उसकी बेफजूल चीखों पुकार का जवाब देने के लिए वक्त नहीं था। रात गहरी हो रही थी, सारी चीजें निमटा कर सबको घर जाना था। कल मेहंदी थी,
इन खुशियों के रंगों में किसी बेफजूल लोगों की वजह से भंग पड़ता कम से कम मुस्तफ़ा शाह नहीं देख सकता था। फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर में खड़े होकर उसने एक नज़र नीचे हाल में नजरें घुमाई, जहां चांद और अरसल पूरी शदोमद के साथ मुकाबलेबाजी पर उतरे हुए थे। मुस्तफ़ा शाह ने एक नज़र राणा ठाकर के सफ़ेद बढ़ते चेहरे की तरफ देखा। एक दिलकश मुस्कुराहट उसकी तरफ पास करके अगले ही लम्हे मुस्तफ़ा शाह ने राणा ठाकर के वजूद को हाल में धक्का दिया। एक मंजिल से गिरने के बाद वो मरा तो नहीं, मगर हड्डियां जरूर कड़कड़ा गईं। साथ ही एक बुलंदो बांग चीख भी उसके मुंह से बरामद हुई। इतनी जोरदार चीख पर जहां कुछ लोग डर कर कुछ दूरी के फासले पर जा खड़े, वहीं अरसल और चांद के मुसलसल हरकत करते हाथ भी चंद पल के लिए रुके। शबनम बानो के लोगों का हैरत के मारे बुरा हाल था। ये तो राणा ठाकर था, शबनम बानो खुद जिसका दम भरती थी। जब इसका ये हाल था तो उनका क्या हाल होना था। और ये दो लोग तो ना जाने कौन से फौलाद से बने थे, कब से लड़ रहे थे, मगर मजाल है जो दोनों में से किसी ने हार मानी हो। फिर एक तीसरा भी आ गया था उनकी मदद के लिए। और अब ये कौन था जिसकी देव कामत कद काठी देखकर शायद कोई बेवकूफ ही हो जो इससे टकराने का हमाकत करेगा। जैसे जैसे मुस्तफ़ा शाह सीढ़ियां उतरकर उनकी सिमत आ रहा था, वैसे वैसे लोगों का हजूम चांद और अरसल के इर्द गिर्द से छूट रहा था। आखिरी सीढ़ी पर कदम रखते ही अब पूरे हाल के दरमियान चांद, अरसल, एहसन और जमीन पर कराहता हुआ राणा ठाकर मौजूद था। बोलो बेटा, तुम कोई भी सवाल कर सकती हो। उसे कश्मकश का शिकार देखकर किर्रत ने उसका हौसला बढ़ाया। माँ, मैं पूछ रही थी कि आज जो खत पढ़कर सबको गुस्सा आया था, मैं मानती हूँ जो कुछ इसमें लिखा था इस पर गुस्सा करना बजा है, मगर इस खत में कुछ चीजें थी वो मुझे समझ नहीं आई। जैसे कि वो एक बार फिर खामोश हो गई। दिल एक बार फिर कश्मकश का शिकार हो चला था। ये सवाल पूछे या ना, अगर किसी ने बुरा मना लिया तो? किसी और की बात तो बाद में आती है। अगर किर्रत माँ को ही बुरा लग गया तो? अगर ये भी उससे नाराज हो गई तो? जहां हजारों सवाल दिमाग में मुसलसल गर्दिश कर रहे थे, वहीं लाखों वसवसे भी दिल में उमड़ रहे थे। अगर उसके सवालों से ये लोग भी नाराज हो गए तो? अब तो इन सब के सिवा उसका इस भरी दुनिया में कोई न था। अपनी बात अधूरी छोड़कर बेबसी से लब काटते हुए उसने सर झुका लिया, मगर किर्रत को शायद उसके दिल में पिनपते सवालों का इल्म हो चुका था। तभी उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर हल्का सा दबाया। जो सवाल पूछना है बिला झिझक पूछो, हर डर और वसवसे को अपने दिल से निकाल दो। बस इतना याद रखो, तुम हम में से किसी से कोई भी सवाल कर सकती हो, क्योंकि तुम इस घर की बहू पहले थी मगर अब इस घर की बेटी हो। तुम्हें सिर्फ बेटी बोला नहीं है बल्कि दिल से बेटी माना भी है, तो तुम अपनी माँ से कोई भी सवाल कर सकती हो। वो मुस्कुराकर उसे दिल की हर बात बोल देने के हौसले दे रही थी और मिशी को हौसला हुआ भी था। ये शबनम बानो कौन थी और चंबेली आंटी का उनसे क्या ताल्लुक है? कौन सी गलियों की बात हो रही थी? मुझे कुछ समझ नहीं आया। और उस पर्ची में तारा के लिए कितने गलत लफ्जों का इस्तेमाल किया गया था। एक तरह से औरत जात की तौहीन थी। सुनकर ऐसा लगा जैसे इज्जत की कोई कीमत ही ना हो। वो हैरान परेशान सी अपनी उलझनों को लफ्जों की जुबान देकर किर्रत से सवाल गो थी। उसके इन्हीं सवालों की शायद किर्रत को उम्मीद थी। तभी बिना हैरानगी का तासुर दिए एक गहरा सांस खींचा। किसी न किसी दिन तो उसे इन सवालों का जवाब देना ही था। आखिरकार वो उस फैमिली का हिस्सा बन चुकी थी। आज हालात भी ऐसे थे, शायद आज ही वो सही वक्त था उसे इन सवालों के जवाब देने का। एक फैसले पर पहुंचकर उसने मिशी को सब कुछ शुरुआत से बताना शुरू किया। जैसे जैसे वो उसे सब बता रही थी, कभी मिशी के तासुरात हैरानगी की हद को छू जाते तो कभी उसके चेहरे पर कुर्ब के आसार फैल जाते। किर्रत उसे सब बता तो रही थी, मगर वो नहीं जानती थी इन सब बातों का उसके दिलो दिमाग पर क्या असर होगा। वैसे तो जितना वो मिशी को जान पाई थी, मिशी कोई गलत सोच की लड़की ना थी, मगर इंसानी दिमाग है, कब कहाँ किस तरफ करवट लेकर सोचना शुरू कर दे किसी को कोई खबर नहीं। मगर न जाने क्यों किर्रत के दिल को उम्मीद थी वो ये सब जानकर उनकी फैमिली के बारे में कुछ गलत नहीं सोचेगी। अभी वो चंद कदम ही आगे बढ़े थे कि किसी ने अचानक रूप की गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत की।
जहां तारा डर के मारे 2 कदम पीछे हटी। वहीं रूप ने हैरत से अपने सामने मौजूद हट्टे कट्टे सांड नुमा काले स्याह आदमी को देखा। लम्हा ब लम्हा उसकी गिरफ्त रूप की नाजुक सी गर्दन पर बढ़ती जा रही थी। जब्त से उसका चेहरा सुर्ख होने के साथ आंखें उबल कर बाहर निकलने को हो गईं। सांस बंद हो रहा था। वो झटपटा रही थी। बार बार खुद को छुड़वाने की लाख कोशिश कर चुकी थी, मगर सारी कोशिश बेकार होती जा रही थी। तारा के घबराहट के मारे हाथ पांव फूल गए थे। आखिरकार रूप ने अपनी गर्दन पर जमे इस आदमी के भारी हाथ के अंगूठे के नीचे से अपना अंगूठा निकालने की कोशिश की। आखिरकार वो अपने इस अमल में कामयाब हो ही गई। बस वो इसी चीज के इंतजार में थी। जैसे ही रूप का अंगूठा उस आदमी के अंगूठे के नीचे से गुजरा, लम्हे के 1000वें हिस्से में फुर्ती से झटका देकर उसने सामने मौजूद आदमी के हाथ से अपनी गर्दन आजाद करवाई और बिजली की तेजी से उसका हाथ मरोड़कर कमर से लगाया। अगले ही लम्हे उसने पूरी ताकत लगाकर उसके अंगूठे को झटका दिया। इस झटके के साथ एक दिल खराश चीख उस आदमी के मुंह से बरामद हुई। अंगूठा टूटकर किसी सूखे तिनके की तरह हाथ से लटक चुका था। 2 कदम दूर होकर उसने एक जोरदार लात उस आदमी की कमर पर रसीद की। तकलीफ में तो वो पहले ही था। अब रूप की लात लगते ही झटका खाकर 3-4 कदम लड़खड़ाता हुआ दीवार के पास जा पहुंचा। बाकी की रही सही कसर तब निकल गई जब रूप ने उसके बालों को सख्ती से मुट्ठी में लेकर उसका सर धड़ से दीवार में दे मारा। तकलीफ के मारे एक और चीख उसके मुंह से बरामद होने के साथ ही खून का एक फवारा भी माथे के बीचों बीच से निकलकर चेहरे पर खून की चंद लकीरों की सूरत बहने लगा। तारा ने यह सारा मंजर देखकर हैरत से रूप की तरफ देखा। वो रूप जैसा बनना चाहती थी, मगर आज रूप मलक का ये रूप देखकर उसे शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा था कि रूप मुस्तफ़ा शाह बनना कोई आसान बात नहीं थी। मुस्तफ़ा, अरसल और चांद दोनों को मुस्तफ़ा शाह के इस वक्त यहाँ आने की उम्मीद न थी। वो तो पहले ही एहसन के यहाँ मौजूद होने पर हैरान थे और अब मुस्तफ़ा शाह भी यहाँ मौजूद था, जबकि इन दोनों के बरक्स एहसन खान पुरसकून खड़ा था। जब मुस्तफ़ा शाह ने उसकी किसी कॉल का जवाब न दिया तो उसने 2-3 वॉइस में सारा मामला मुस्तफ़ा शाह के गोश गुजार कर दिया। ज़रूर मुस्तफ़ा शाह ने वो सारी वॉइस सुन ली होंगी, तभी वो इस वक्त यहाँ मौजूद था। ये लो दूसरा मुजरिम। पहली मुजरिम शबनम बानो को रूप देख लेगी, मगर उसकी मरम्मत करना तुम लोगों का हक बनता है। वो अभी हैरानगी से बाहर नहीं निकले थे जब मुस्तफ़ा शाह की बात ने उन्हें और हैरानगी में डाल दिया। वो शबनम बानो को तो जानते थे, मगर ये कौन इंसान था जिसे मुस्तफ़ा शाह उनका दुश्मन बोल रहा था। इन सब ने हैरानगी से पहले उस शख्स की तरफ फिर मुस्तफ़ा शाह की तरफ देखा, जबकि उनके सवालिया नज़रों को देखकर मुस्तफ़ा शाह ने उन्हें उनके सवालों का जवाब दे देना ज़रूरी समझा। यही है वो इंसान जिसने इतने कलील वक्त के अंदर अंदर हमारी गुड़िया को खरीद लिया और आज रात उसके साथ। इससे आगे के अल्फाज मुस्तफ़ा शाह से अदा ना हो सके, मगर उसके बिना बोले भी वहां मौजूद हर इंसान को वो बातें समझ आ गई थीं जो मुस्तफ़ा शाह नहीं बोल पाया था। चांद का गुस्से से बुरा हाल हो गया, जबकि अरसल का हाल भी इससे कुछ अलग ना था। वहीं एहसन के वजूद में भी इश्तिहाल का एक तूफान उठ खड़ा हुआ था। दिल चाह रहा था इस इंसान के वजूद की बोटियां बोटियां बिखेर दे। ये एक ऐसा दरिंदा है जिसने ना जाने कितनी ही मासूम लड़कियों की इज्जतों के साथ खेला है, और जब बाहर लड़कियों की कमी पड़ गई तो इसने इस कोठे का रुख किया, और भी न जाने कितने ही ऐसे कोठों से इसका ताल्लुक है। इस इंसान ने औरत को पाँव की जूती बनाया हुआ था, जबकि ये खुद समाज, इंसानियत, मर्द जात पर धब्बा है। बड़े सुकून से मुस्तफ़ा शाह ने राना ठाकर का सही तारुफ करवाया। बिना कोई और बात सुने चांद तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। राना ठाकर जमीन पर पड़ा कराह रहा था। शायद उसकी कमर पर बुरी तरह चोट लगी थी। इस पर चांद ने आगे बढ़कर पै दर पै कई जोरदार लातें उसके पेट में रसीद की। राना ठाकर की चीखों के साथ चांद मलक का इश्ताल और बढ़ रहा था। अरसल ने भी आगे बढ़कर राना ठाकर पर भारी बूटों की बरसात कर दी। राना ठाकर के जिस्म के ऊपरी हिस्से पर गहरे जख्मों से खून रिसने लगा। उसकी हालत अधमरी हो रही थी, मगर मुस्तफ़ा शाह ने इन दोनों में से किसी को भी नहीं रोका था। आखिरकार वो दोनों भाई थे तारा के, इतना तो उनका हक बनता था। मगर एहसन जब्त से सुर्ख चेहरा लिए
मुट्ठियां बेंचकर अपने अंदर उठते इश्तियाल को रोकने की कोशिश क्यों कर रहा था? आखिर उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा था? मुस्तफ़ा शाह को ये बात खटकी, मगर वो इस वक्त कुछ नहीं बोला। लेकिन इस बारे में वो एहसन से ज़रूर पूछेगा, ये वो दिल में सोच चुका था। वो एक बार फिर राणा ठाकर की दुर्गत बने देखने लगा। जब पुलिस का सायरन बजते ही हर तरफ हड़बड़ी मच गई। मुस्तफ़ा शाह बिना उसे कुछ बोले सिर्फ राणा ठाकर को अपने साथ लेकर चला गया था। सुख का सांस लेकर अब वो कुछ सोचने की कोशिश कर रही थी। कोठे पर हमला हुआ था, उसे किसी ऐसे असर और रसूख वाले आदमी को फ़ोन करना चाहिए जो इस सारे मामले को अच्छी तरह संभाल सके। यही सोचकर उसने अपने मोबाइल की तरफ कदम बढ़ाए, मगर इससे पहले ही कोई दोबारा धड़ से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। शबनम बानो ने हैरत से झटका खाकर दरवाजे की सिम देखा, मगर अपने सामने एक दान पान सी खूबसूरत नाजुक हसीना को देखकर शबनम बानो की आंखें चमक उठीं। ऐसा हसीन मुजस्मा तो आज तक इस कोठे पर देखने को नहीं मिला था। अभी थोड़ी देर कबल जो औरत अपनी जान के डर से थर थर कांप रही थी, अब उसका दिमाग दोबारा से उसी रूट पर चल पड़ा था। आओ हसीना आओ, जरा अपना तारुफ तो करवाओ। ये कोहे नूर हीरे सा कीमती हुस्न लेकर कहाँ छुप के बैठी थी? कदम कदम चलते हुए जैसे ही वो रूप के सामने आई, रूप ने बिना किसी देरी के एक जन्नाटेदार थप्पड़ शबनम बानो के चेहरे की जीनत बना दिया। शबनम बानो ने कम से कम इस दान पान लड़की से इतने जोरदार थप्पड़ की उम्मीद न की थी। तारा ने भी फख्र से सीना चौड़ा करके शबनम बानो की तरफ देखा। बदसात औरत, कैसी औरत हो? औरत होकर इतनी घटिया कैसे हो सकती हो? कैसे इतना गिर सकती हो? कैसे इतना बुरा सोच सकती हो? शदीद गुस्से में उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। आखिर वो भी एक लड़की थी। तारा के साथ आज जो होने वाला था, वो सब सोचकर कितनी ही खौफ की लहरें उसके वजूद से होकर गुजर गई थीं, मगर वो खुद को मजबूत किए यहाँ तक आई थी ताकि इस औरत को देख सके जो इंसानियत के दर्जे से इस कदर गिर चुकी है। उसे इज्जत का वो सबक पढ़ा सके जो वो शायद भूल चुकी है। उसे याद दिलाए कि वो भी एक औरत है। एक और थप्पड़ उसके मुंह पर मारने के बाद धक्का देकर उसने शबनम बानो को सोफे पर गिरा दिया। अपने बैग में हाथ डालकर वहां से एक बारीक मगर मजबूत रस्सी बरामद की और बैग को तारा के हाथ में थमाया। तेजी से सोफे पर गिरी शबनम बानो की तरफ बढ़कर उसकी दोनों टांगों पर अपना घुटना रखकर उसे उठने से रोका। फुर्ती से उसके दोनों हाथों को बांधकर उसने एक नजर शबनम बानो की तरफ देखा। तारा, मेरे बैग से कैंची निकाल कर दो। बिना उस पर से नजरें हटाए उसने तारा को हुक्म सादर किया। माफ करना, मैं तुम्हारे साथ ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, मगर करना पड़ेगा। जिस तरह तुम मासूम लड़कियों की इज्जत को नीलाम करती फिरती हो, तुम्हें भी तो इस इज्जत के खो जाने का एहसास होना चाहिए। एक हाथ में कैंची लेकर उसने दूसरे हाथ से शबनम बानो की चोटी को अपने हाथ में लपेटा, मगर उसका इरादा भांप कर शबनम बानो ने नफी में सर हिलाया। नहीं लड़की, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो चीख उठी। बिना उसकी कोई चीखो पुकार सुने रूप ने कैंची चला दी। दूसरे ही लम्हे उसकी पूरी चोटी के बाल सर से अलग हो चुके थे। शबनम बानो ने हैरत और सदमे से अपने बालों को देखा। तारा, मेरा बैग दो मुझे। रूप के बोलते ही झटपट तारा ने बैग उसके हवाले कर दिया। रूप ने सबसे पहले अपने हाथों पर दस्ताने चढ़ाए, फिर अपने बैग से एक डब्बी बरामद की जो काली स्याही की भरी थी। एक हाथ में कुछ स्याही उंडेल कर कोई भी कतरा नीचे गिरने से पहले रूप ने वो सारी स्याही शबनम बानो के चेहरे पर मल दी, जबकि कब से छटपटाती शबनम बानो एकदम साकित हो गई थी। आज तक किसी ने उससे ऊंची आवाज में बात भी नहीं की थी, मगर आज उस लड़की ने उसके साथ जो किया था, अब शबनम बानो मर तो सकती थी, मगर ना वो कभी अपनी इस बेइज्जती को भूल सकती थी और ना ही उस लड़की को। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको एपिसोड अच्छी लगी होगी। एपिसोड्स कुछ लेट आने की वजह यह है कि अभी तक तबीयत मेरी नासाज है। बुखार कभी आ रहा है कभी जा रहा है। अभी भी मैं बहुत मुश्किल से वॉइस ओवर कर पा रहा हूँ। सब लोग मेरी तबीयत के बारे में बार बार मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा आपके लिए ये मैसेज छोड़ दूँ। तो सबकी दुआओं का भरपूर शुक्रिया। मुझे मेरी उम्मीद से ज़्यादा आप लोगों ने मेरे लिए दुआएं की हैं, तो मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। जैसे कैसे मैं कोशिश करके आप लोगों के लिए एपिसोड ला तो रहा हूँ,
मगर जैसे ही तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी मैं दोबारा से वर्किंग प्रॉपर स्टार्ट कर दूंगा। डेली के जैसे एपिसोड्स आते थे वैसे ही आया करेंगे। वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और कमेंट्स भी ज़रूर किया करें। आपकी मोहब्बतों का और दुआओं का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।